अगर आपकी जेब में केवल 2 से 3 हज़ार रुपये पड़े हैं और आप महाकुंभ घूमना चाहते हो, तो आप किस तरीके से दिल्ली जैसी जगह से महाकुंभ में जा सकते हो। केवल 2 से 3 हज़ार के अंदर अंदर अपनी 2 दिन की ट्रिप किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप प्रयागराज बेसिकली आ कैसे सकते हैं, आपके यहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसे होगी, क्या आपका खाने का इंतज़ाम है, आप कितना पैसा इस खाने पर खर्च करने वाले हैं, कितना पैसा आपका रहने पर यहाँ पर लगने वाला है। एवरीथिंग मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल द फैक्ट्स एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं स्पेशली आप और मेरे जैसे लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो प्रयागराज लोकेशन है वो इंडिया में हर एक चीज़ से बहुत ही वेल कनेक्टेड है। तो देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और मोड को ना चूज़ करके स्पेशली ट्रेन से यहाँ पर आएँ, क्योंकि दिल्ली से आप कोई भी ट्रेन अगर पकड़ते हैं तो प्रयागराज आने का जो आपका टोटल खर्चा है, प्रयागराज जंक्शन तक जो आपका टोटल खर्चा है वो केवल 390 रुपये पड़ता है। अब प्रयागराज से जो महाकुंभ की जो टोटल जर्नी है वो केवल 10 किलोमीटर के आसपास की है। और अच्छी बात ये है कि ये पूरी की पूरी जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो रोडवेज बसेस हैं वो फ्री में अवेलेबल करा रखी हैं उन सारे के सारे श्रद्धालुओं के लिए जो स्पेशली कुंभ मेले में आए हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। चलिए, अब मान लेते हैं कि आप प्रयागराज में पहुँच चुके हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आप देखेंगे मेरे हिसाब से वो होगा स्टे, कि आप रहने कहाँ पर वाले हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप प्रयागराज मेन में अगर किसी प्राइवेट कंपनी के टेंट्स में अगर आप जाकर रुकते हैं तो आपको भाई साहब बहुत अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो एक टेंट है वो 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के टेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपको। तो मेरी माने तो आप अगर आपके पास उतना पैसा है तो ऑब्वियसली आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप इस ट्रिप को कम से कम पैसे में करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को स्पेशली आप अवॉइड कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब इस सिचुएशन में आप क्या करें जब आपको मिनिमम पैसे में एक अच्छा अकोमोडेशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो कि है अखाड़ा। देखिए, हर एक साधु संत महात्मा उन्होंने वहाँ पर अपने अखाड़े खोले हुए हैं साधु संतों के लिए, और वो केवल साधु संतों के लिए अखाड़े नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर जो लोग और श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी ये अखाड़े अवेलेबल हैं। आप सिंपली जाकर अखाड़ों में बात करके एक बार जो वहाँ पर केयर टेकर हैं उन अखाड़ों के, उनसे जाके संत महात्मा से जाके बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि पूरा का पूरा जो आपका स्टे है उन अखाड़ों में बिल्कुल फ्री हो जाए। लेकिन ये वही सिचुएशन होगी जब तक आप जाकर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे आश्रम के लोगों से जाकर नहीं मिलेंगे, हो सकता है तब तक आपको अवेलेबिलिटी ना मिले। दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ऑप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट शेल्टर्स। और जो गवर्नमेंट शेल्टर्स हैं वो केवल आपको 100 रुपये में अवेलेबल हो सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है कि एक वेबसाइट का लिंक है जो कि मैं आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कराऊंगा। आप अपने यात्रा को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वहां जाकर आप अपनी यात्रा का यानी कि जो कैंप का जो है रजिस्ट्रेशन वो बुक कर सकते हैं सबसे पहली चीज़। और मात्र 100 रुपये में आप एक वहाँ पर बड़ा ही प्यारा सा स्टे ले सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बेड मिलेगा, एक कंबल मिलेगा और ओवरनाइट आप स्टे कर सकते हैं। सिंपली बहुत आसान है, केवल 100 रुपये में ओवरनाइट अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो आई थिंक 1 दिन का या 2 दिन का अगर आप स्टे लगते हैं तो आपका 200 रुपये में वहाँ पर काम हो जाने वाला है। तो बहुत ही आसान है आपके लिए, आई थिंक बहुत ही चीपर है। तो टोटल जो अभी तक आपका जो खर्चा हुआ है 400 रुपये लगभग आपने जो कि टिकट में दिए। दूसरी चीज़ जो कि आपने लगभग अगर आप 2 दिन के लिए वहाँ पर रहना चाह रहे हैं कुंभ में तो आपको 200 रुपये हो सकता है होम स्टे में देना पड़े, नॉट होम स्टे बल्कि गवर्नमेंट स्टेज में आपको देना पड़े। स्टेज में अगर नहीं रहना चाहते तो पहला ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि आपको किस तरीके से जाके जो अखाड़े हैं वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। उसके बाद अगर बात आती है वो आती है खाने की। क्या यहाँ पर खाने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा या खाना भी जो आपका है वो आपको फ्री में मिल सकता है? तो देखिए, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे के पूरे कुंभ में जो ऑलमोस्ट जितने भी अखाड़े वहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अखाड़े सभी भक्तजनों को फ्री में लंगर अवेलेबल कराते हैं। तो आप ऑब्वियसली वहाँ पर जाकर लंगर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वो नहीं खाना तो बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको 200 से 300 रुपये के बीच में एक अच्छा खाना एक टाइम का आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप 4 टाइम भी रहते हैं तो मेरे हिसाब से 300 रुपये भी अगर आप खर्च कर रहे हो अपने खाने पर तो 1200 रुपये के अंदर अंदर
या मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि 1200 रुपये के अंदर 2 दिन में आप अच्छा खासा खाना किसी अच्छे ढाबे से खा सकते हो और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये खाने की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो आपकी सरकार ने यानी कि यूपी सरकार ने ऑलरेडी वहाँ पर की हुई है। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो कुंभ में भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि रेगुलर डेज़ में कुंभ में इतनी भीड़ नहीं है। आप नॉर्मल किसी मेले में जाते हैं ना, जैसे आपके आसपास में विजयदशमी वाले दिन जो मेले लगते हैं उसमें आपको बहुत ही नॉमिनल सी एक भीड़ मिलती है, बिल्कुल वैसी ही भीड़ आपको रेगुलर डेज़ में मिलती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली शाही स्नान वाले दिन अगर आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ उस दिन ऐसी भीड़ होगी कि ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम तो ज़रूर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आपको अलग अलग दुनिया देश विदेश से आते हुए दिखेंगे। तो ये 3 डेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ हो सकती है। तो सबसे पहला है आपका 19 जनवरी, 14 फरवरी और 27 फरवरी को अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ऑब्वियसली ये शाही स्नान वाले दिन है, और तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली भीड़ तो बहुत देखने को मिलने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जा ही रहे हैं, अगर आप प्लान कर ही रहे हैं कुंभ में जाना, तो इन 3 डेट्स में अगर जाने का प्लान करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली ये सजेस्ट करूंगा, आप कुंभ में अगर वैराइटीज़ देखना चाहते हैं, कल्चर इंडिया का देखना चाहते हैं, वो आपको रेगुलर डेज़ में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो शाही स्नान वाले दिन होता है ना वो अलग ही है। वो एक्सपीरियंस शायद इतना डिवाइन है जो शायद किसी और दिन पे आपको ना मिले, लेकिन स्टिल यू कैन गो। देखो कुंभ मेला की जो सबसे अच्छी बात है, जितने भी मेरे दोस्त वहाँ पर अब तक होकर आए, जो एक चीज़ सबसे अच्छी बात है वहाँ की साफ़ सफाई। 25 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है टोटल, जो कि पूरा फैला हुआ है एक रेडियस में, जिसमें पूरा का पूरा कुंभ मेला हो रहा है। तो इतना तो मानकर चलिएगा कि आपको कम से कम 6, 7, 8 किलोमीटर तो चलना पड़ सकता है उन दिनों में जिस दिन ये मेन शाही स्नान है। लेकिन बाकी दिनों में यहाँ पर आप बाइक, कार, ये सारी चीज़ें लेकर तो जा सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जितने भी टॉयलेट्स मिलेंगे और मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए चेंजिंग रूम्स जो आपको वहाँ पर मिलेंगे वो बहुत ही हाइजीन है, क्योंकि सरकार ने टोटल 17,000 कर्मी वहाँ पर लगाए हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए वहाँ पर होंगे। रोड की सफाई करना, अगर आप स्नान कर रहे हैं तो जैसे गंदगी है उसको साफ़ करना, फीमेल टॉयलेट्स को और मेल टॉयलेट्स को टाइमली क्लीन करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी वहाँ के कर्मचारियों को दी गई है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो आपको नहीं आने वाली है, जैसे कि आप दिल्ली जैसी सिटीज़ में देखते हैं कि हमने क्या ही देखा है छठ पूजा पे यहाँ पे क्या हाल होता है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, इससे बहुत बहुत लाख गुना अच्छी व्यवस्था वहाँ पर ऐसे श्रद्धालुओं के लिए की गई। तो मेरे हिसाब से तो आप बेफिक्र होकर इस कुंभ मेला को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हो तो इंश्योर करना कि जो आपकी टिकट्स हैं वो आप टाइमली बुक करा लें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जनवरी के लास्ट में जा रहे हैं तो टिकट्स अभी से बुक करा लेना, क्योंकि रिजर्वेशन ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं पूरे जनवरी के। अपडेट्स कहीं ना कहीं बाकी बचेंगी केवल फरवरी की। तो अगर अभी आप बुक करा लेंगे तो आपको एक तो कंफर्म सीट मिल जाएगी, और दूसरा अगर आप अपनी रिटर्न टिकट भी एट द सेम टाइम भी बुक कर लें तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब आप रिटर्न वहाँ से आ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको फिर से वही हौच पौच बहुत ज़्यादा भीड़ मिले। लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास एक कंफर्म सीट होगी तो आपके लिए कुंभ मेला एक्सप्लोर करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, और वहाँ से आना भी आपके लिए काफ़ी सुगम होगा। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि अभी वहाँ पर गए भी थे महाकुंभ मेला में, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि देखो भीड़ भाड़ तो हर जगह है, लेकिन अगर आपको जो अपना स्नान है अगर वो सुगमता के साथ करना है और आप चाहते हो कि आप ऐसे एरिया में जाके अपना स्नान करो जहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ की नंदी द्वार वाली जो जगह है वहाँ पर जाकर आप अपना जो स्नान है वो सुगमता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि आपने ऑलरेडी अपनी जो यात्रा है वो कंप्लीट कर ली है, आपने जो स्नान है वो कंप्लीट, लेकिन आप प्रयागराज में थोड़ा और समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 2 जगह तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक तो आप जो त्रिवेणी का जो संगम है, यानी कि गंगा, जमुना, सरस्वती, जो इन तीनों नदियों का संगम है, उस जगह से केवल 4 किलोमीटर दूरी पर है। आप बड़े ही प्यार से 100-200 रुपए देकर किसी भी बोट वाले से उस संगम पर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि आपको मेरे हिसाब से नहीं मिस करनी चाहिए, जो हनुमान जी का वहाँ पर वर्ल्ड फेमस मंदिर है, तो प्लीज़ ये 2 जगह आप ज़रूर जाइएगा, तभी मेरे हिसाब से एक संपूर्ण कुंभ वाली जो यात्रा है आप अपनी कर पाएंगे। वीडियो में शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, लेकिन मेरा इंटेंट ये ही था केवल उन्हीं लोगों के लिए जो कि इस ट्रैवल को कम से कम बहुत ही चीपर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल द फैक्ट्स एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड बाय, थैंक यू।